चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम डिस्कस करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। आपके नाम के आगे लिखा हुआ है कि फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग, कि क्या है ये हमारी अकाउंटिंग की बुनियाद जो है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस आउट करने लगे हैं। तो ये ना मैंने बड़ी खूबसूरत लाइन जो है वो तलाश की, मैंने इसको देखा, मुझे अच्छी लगी, मैंने लिख दी कि बिफोर बिल्डिंग अ हाउस इंजीनियर्स मेक्स अ मैप। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आपका हाउस है, घर है। लेकिन जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो आपका आर्किटेक्चरल मैप है, जिसकी बेस के ऊपर पूरी इमारत, पूरी बिल्डिंग जो है वो क्या होती है, खड़ी होती है। वो आपका क्या है, वो है आपका जी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, जिसको हम डिस्कस आउट करेंगे। 8 से 10 नंबर की थ्योरी आपको इस एरिया में से एक्सपेक्टेड है ही है, और ये आपको आनी ही आनी है। इस चीज़ के लिए आपने 100% जो है वो क्या रहना है, रेडी रहना है, तैयार रहना है। मैं आपके साथ ये पीडीएफ शेयर करूँगा, आपने इसी से इसको डिस्कस आउट करना है और इसी को रीड आउट करना है, दैट विल बी इनफ फॉर यू। इसके अलावा ओवर एंड अबव जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आप इसको लेक्चर को सुन लेते हैं, वो लेक्चर जो है वही आपके लिए जो है वो इनफ साबित होगा, और आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी बेसिस के ऊपर तमाम क्वेश्चंस अपने कर सकते हैं। अब सवाल है हमारा, व्हाट इज़ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क? सर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है क्या? बिकॉज़ ये थ्योरेटिकल एरिया है और हमें हमारे रिपोर्टिंग के पेपर में थ्योरी हमें एक्सपेक्टेड है। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब है कि दिस इज़ सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड द कंसेप्ट व्हिच गाइड अस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ या प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारे अकाउंटिंग के असूल्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि हमने कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेट आउट करना है, कोई हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, उनके लिए जो हमने असूल सेट करने हैं, वो हमने क्या करने हैं, यहाँ पर डिस्कस आउट करने हैं। बड़ा ईज़ी पीज़ी चीज़ जो है, वो हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये फ्रेमवर्क ना हो, अब पता है हमारी कौम का भी एक फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर हमारी कौम जो है, वो खड़ी हुई है। हमारा मिल्लत जो है, वो खड़ी हुई है। आप अक्सर देखते हैं, वो लिखा होता है ना सरकारी इदारों में, ईमान, इत्तेहाद और तीसरा क्या होता है? तंज़ीम। सर ये जो ईमान, इत्तेहाद, तंज़ीम तंज़ीम है, ये हमारे कंट्री का एक फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर हमने अपने कंट्री का प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो क्या किया हुआ है, बेस किया हुआ है। ये जी हमारा फ्रेमवर्क है कि हम में ईमान है, इत्तेहाद होना चाहिए और हम एक तंज़ीम के तहत चल रहे होते हैं। अब यही फ्रेमवर्क जो है ना, हम अपनी अकाउंटिंग में भी लगाएँगे। अपनी पॉलिसीज़ में जो है वो भी जो है वो क्या करेंगे, लगा रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये फ्रेमवर्क एग्ज़िस्ट ना करें तो क्या-क्या मसले मसाइल हो सकते हैं? एक कंपनी मशीन बाय करती है, एक अकाउंटेंट कहता है ये एसेट है, एक अकाउंटेंट कहता है नहीं, इसको खर्चा करो, थर्ड कहता है यार इसको मार्केट वैल्यू पे रखो, चौथा कहता है क्या करो, इसको जितने की परचेज़ की है वो रखो। फटा पड़ गया, chaos, chaos मीन फटा, लड़ाइयाँ, बिकॉज़ कोई हमारी क्लियर पॉलिसी नहीं है। तो अगर ये फ्रेमवर्क एग्ज़िस्ट ना करे, ये कॉमन थिंकिंग सिस्टम एग्ज़िस्ट ना करे, तो फिर ये मसले रहेंगे, अकाउंटिंग के हर ट्रांज़ैक्शन के मसले रहेंगे। तो उनके लिए फिर क्या किया है, जो आपका आईएएस भी है, उसने कॉमन सिस्टम जो है वो डेवलप किया है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है, वो कह रहे होते हैं। सवाल ये है कि हमें ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्यों चाहिए? बिकॉज़ कहानी सिर्फ़ डेबिट और क्रेडिट की नहीं है कि जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट कर दो, इसका सीन कुछ भी नहीं है। उल्टा बोला वैसे मैंने, क्योंकि इनफ्लो जो है क्रेडिट होता है, आउटफ्लो जो है वो डेबिट होता है। कहानी इससे बियॉन्ड चलती है। अकाउंटिंग सिर्फ़ एंट्रियाँ पास करने के लिए नहीं कि स्पीड पे बैठे टप, टप, टप किया, इनफ्लो लिखा, टप, टप किया, आउटफ्लो लिखा, सिर्फ़ ये चीज़ नहीं है। अकाउंटिंग इज़ बेसिकली अ डिसीजन साइज़। हमने रेलेवेंट यूज़र्स को वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशंस जो है, वो क्या करनी है, वो प्रोवाइड करनी है, और उन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर जो है, वो क्या करवाना है, उन्होंने अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है। तो ये एक साइंस है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को लेके चलेंगे, हम डिस्कस आउट कर रहे होंगे, बिकॉज़ हमने इन लोगों के लिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है इन्वेस्टर्स के लिए, हमने बनानी है बैंक्स के लिए, हमने बनानी है मैनेजमेंट के लिए, हमने बनानी है गवर्नमेंट के लिए, हमने बनानी है क्रेडिटर्स के लिए, हमने डेब्टर्स के लिए बनानी है, हमने बनानी है एम्प्लॉइज़ के लिए। तो इन सब के रेलेवेंट कंसर्न हैं, इन सब के रेलेवेंट कंसर्न हैं, इन सब के रेलेवेंट इश्यूज़ हैं, जो हमने क्या करवाने हैं, यहाँ पर एड्रेस करवाने हैं। अब आप खुद सोचें, जब हम इतने लोगों को सर्व कर रहे हैं, इतने लोगों को हमने बताना है, बयान करना है, तो हर एक के जो कंसर्निंग इश्यूज़ हैं, क्या वो एड्रेस नहीं होने चाहिए? फिर जो हम इन्फॉर्मेशन देंगे कि इतनी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इन लोगों का हमारी बात पर यकीन हो, उसकी बेसिस के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, फैसला कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यही है कि सर ये अगर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है तो क्यों है? बिकॉज़ हमने जो इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी अकाउंटिंग की बेसिस के ऊपर, उससे हमने ट्रस्ट डेवलप करवाने लोगों का कि हम जो बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आप इस पे रिलाय करते हैं, अपना फैसला कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि वो ट्रस्ट कैसे एस्टेब्लिश होगा? वो ट्रस्ट एस्टेब्लिश करने के लिए आईएफआरएस जो है, जो काम करेगी, वो 3 चीज़ों पे होगी। एक होती है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर,
एक होगा कंपैरेबिलिटी के ऊपर और तीसरा होगा अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि हर बंदा हर चीज़ को समझ पाए, उससे कोई चीज़ जो है वो लुकी ना हो, छुपी ना हो, हर चीज़ अयां हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी अपनी बेहतर परफ़ॉर्मेंसेज़ के लिए अपने लोन जो है वो छुपा ले, अपने एक्सपेंसेस कम कर सके, कर सकती है। अब कंपनी जो है वो अपने इन्वेस्टर को राज़ी करने के लिए जो उसने लोन लिए हुए हैं, वो उनको इन्वेस्टमेंट में लिख दे, कर सकती है। लेकिन अब ये मैनिपुलेशन से बचाने के लिए फिर क्या है? फ्रेमवर्क आता है। कि सर नहीं, ये तुमने लोन ऑब्टेन किया है, वो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो तुम्हारी क्या चीज़ है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को जो है वो 1 करोड़ का लोन दिया हुआ है, या कंपनी ने अपने डायरेक्टर को जो है वो क्या किया हुआ है, 1 करोड़ का लोन दिया हुआ है। अब वो कंपनी की इंतज़ामिया कह रही है कि डायरेक्टर को दिया है, डायरेक्टर हमें सैलरी भी देता है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी है और हम क्या करें, क्या करें? एक ने कहा जी इस लोन को हम इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं। बात तो वही है। बात वो नहीं है। इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, बचेंगे। अगर ये काम करेंगे तो फ़ौरन कौन आएगा? फ़ौरन पुलिस आ जाएगी। पुलिस कौन होगा? फ्रेमवर्क कहेगा भाई यू कांट डू सच टाइप ऑफ मैनिपुलेशन टू मैनिपुलेट योर यूज़र्स। अगर तुमने लोन अपने डायरेक्टर को दिया है, वो लोन लिखो, तुम उसको इन्वेस्टमेंट नहीं लिख सकते। तो ये ट्रांसपेरेंसी, जब ये ट्रांसपेरेंसी आएगी, जब चीज़ें ट्रांसपेरेंट होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है लोगों का डिसीजन जो है वो बेहतर होंगे, लोगों का ट्रस्ट जो है वो क्या होगा? एस्टेब्लिश होगा। फिर कंपैटिबिलिटी, एक कंपैरिज़न तो लाज़मी है। करंट ईयर का पिछले साल से, करंट ईयर का दूसरी कंपनी से कंपैरिज़न जो है वो लाज़मी है। इसलिए लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम स्टैंडर्ड्स बनाते ही यही हैं, हमारी यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ इसलिए बनती हैं ताकि जब आप दूसरी कंपनीज़ को कंपेयर करें तो आप उसको तभी कंपैरिज़न कर सकें। मुझे बताएँ, आपकी ज़बान, आपकी लैंग्वेज और एक बंदे की लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल यू आर उर्दू स्पीकिंग और एक बंदा जो है वो स्पेनिश बोल रहा है, तो क्या उसकी स्पेनिश लैंग्वेज को पढ़ के आप कोई किसी चीज़ का कंपैरिज़न डेवलप कर सकते हैं? जस्ट अ सिंपल थिंग दैट, सिंपल क्वेश्चन है। अगर लैंग्वेज बैरियर हो अगर लैंग्वेज बैरियर हो, तो क्या आप उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो कंपैरिज़न कर पाएँगे किसी चीज़ का? आंसर इज़ नो। आप कंपैरिज़न तब ही कर पाएँगे, उस वक़्त ही कंपैरिज़न आपका होगा जब भाईजान बड़ी सिंपल सी बात है और बड़ी ही सिंपल सी बात है, वो क्या? कि जब आपकी सेम चीज़ें हैं, सेम लैंग्वेज, सेम पॉलिसीज़ हैं। फिर अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो आंसरेबल होनी चाहिए। बिकॉज़ आपको पता है कि जो शेयर होल्डर्स के पैसे हैं सारे कंपनी में वो लगे हैं। तो जो डायरेक्टर्स बैठे हैं, जो मैनेजमेंट बैठे हैं, दे आर स्टीवर्ड, ये चरवाहे हैं, ये रखवाले हैं। ये आपकी बेसिस पे सारा कुछ काम जो है मैनेज करेंगे। तो इनके लिए इट इज़ कंपल्सरी टू मैनेज द गुड्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। उनके पैसों को आपने ज़ाया नहीं करना, आपने ईमानदारी से जो है वो क्या करना है, चीज़ों को लेके चलना है। तो ये सारा कुछ जब हमारे माइंड में आएगा, तो इसके लिए हम किसकी फिर बात करेंगे? हम बात करेंगे अबाउट द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। फिर हम एक चीज़ समझेंगे, द रिलेशन बिटवीन आईएफआरएस जो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, बिकॉज़ स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क 2 आपस में चीज़ें आ गई हैं। अब इसको समझने के लिए ना एक लाइन समझिएगा, वो ये है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन है। क्या है? आइन। जैसे आईन पाकिस्तान है। और आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स क्या हैं? लॉ। जैसे आईन पाकिस्तान, जिसमें बेसिक फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। इसमें क्या दिए हुए हैं? बेसिक फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं कि यार ये ऐसे-ऐसे करना है। लेकिन जो रेलेवेंट लॉ है वो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इनकम टैक्स का लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट का लॉ है, सेल्स टैक्स का लॉ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लॉ है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं, कंपनीज़ एक्ट के, हर फिर चीज़ के कानून हैं, जो बता रहे हैं कि वो चीज़ क्या होगी, चल कैसे रही होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आइन हमें एक फ्रेमवर्क बताएगा। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नहीं है। फ्रेमवर्क जो है वो क्या है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। आईएफआरएस क्या है? लॉ है। तो इसका मतलब याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉ के बराबर नहीं होता। अगर कोई चीज़ फ्रेमवर्क में लिखी है और आईएफआरएस उसके अगेंस्ट जाता है या आईएफआरएस में कोई स्पेसिफिक बात लिखी है, तो रिमेंबर, असूल ये रखिएगा कि फ्रेमवर्क आईएफआरएस को ओवरराइड नहीं कर सकता। अगर आईएएस और आईएफआरएस कोई चीज़ स्पेसिफिकली कह देंगे, वो हम क्या करेंगे? वो हम उसको फिर आईएफआरएस को ही फ़ॉलो करेंगे। इस एक आपको एग्ज़ाम्पल छोटे से देता हूँ। आप लोगों ने बोरिंग कॉस्ट का नाम सुना होगा सबने? आप सारे बच्चों ने बोरिंग कॉस्ट का नाम तो सुना होगा, ऐसा ही है? जहाँ पे बोरिंग कॉस्ट का नाम आएगा, वहाँ पे आपने एक और नाम सुना होगा, वो है इंटरेस्ट का। अब आप लोग यही पढ़ के आते हैं कि इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू एक्सपेंस, कि जहाँ पे भी सूद पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस पे कर दो। लेकिन जब हम आईएएस 23 में आते हैं, तो आईएएस 23 हमें कहता है कि सर नहीं, अगर क्वालिफाइंग एसेट तो क्वालिफाई कर लो, तो इसको एसेट कॉस्ट का पार्ट बनाओ। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है उसकी बात मानी जाती है। हम फ्रेमवर्क को क्या करते हैं? हम यहाँ पे ओवरराइड कर रहे होते हैं। तो स्टैंडर्ड सबसे मुकद्दम है, उसके बाद फ्रेमवर्क आएगा।
तो स्टैंडर्ड और फ्रेमवर्क में फटा पड़ जाए तो हमेशा बात स्टैंडर्ड्स की मानी जाएगी, और जहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर स्टैंडर्ड साइलेंट है, कोई उसकी ऑब्जर्वेशन रूलिंग है नहीं, तो वहाँ फ्रेमवर्क की, जैसे आपके बैड डेट्स हैं, आपने कोई अकाउंटिंग में पीआरसी में कोई बैड डेट्स के ऊपर पढ़ा स्टैंडर्ड? नहीं, आपने तो बैड डेट्स पे कोई स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा, तो वहाँ पे हम फिर किसकी बात मानेंगे? वहाँ पे हम बात मान रहे होते हैं जो हमारा फिर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क होता है, उसकी बात जो है मान रहे होते हैं। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाना है और कुछ बातें वो बुनियादी पीआरसी वाली भी हम साथ-साथ करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना, वो हमारे लिए बड़ी अहम है। क्या? हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। हमारी अकाउंटिंग में हर चीज़ जो है वो इसके मुताबिक है। एसेट कंपनी कंट्रोल कर रही है, लायबिलिटी जो कंपनी ओन कर रही है, और इक्विटी क्या होती है? जो ओनर का पैसा है। बेसिकली इक्विटी इज द लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी टुवर्ड्स ओनर, लायबिलिटी इज ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंपनी टुवर्ड थर्ड पार्टी। ये चीज़ है, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा यही रहेगी, ये चीज़ तो हमें पता है। एसेट्स जो होते हैं हमारे, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। हम हमेशा 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 इस चीज़ के ऊपर यकीन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओनर जो है पैसे लेके आया है, उसने 1 मिलियन लगाया बिजनेस में, तो 1 मिलियन का होगा कैपिटल, 1 मिलियन होगा कैश, तो हम कहेंगे जी 1 मिलियन के एसेट्स हैं, 1 मिलियन के लिए इक्विटी है, बराबर रहेगा। कंपनी ने लोन ले लिया, कैश इंक्रीज हुआ, लायबिलिटी बढ़ गई, अब एसेट 1.5 लाख के हो गए, 50 लाख की 5 लाख की होगी उसकी लायबिलिटी, और 1 मिलियन का क्या हो गया उसका एसेट जो है, वो लायबिलिटी जो इक्विटी जो है वो ट्रेड हो रही होगी। तो हमारा अकाउंटिंग की बुनियाद इसके ऊपर है, एसेट इज इक्वल टू इक्विटी माइनस लायबिलिटी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एसेट इज इक्वल टू इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम नेट एसेट्स जो है वो भी कह रहे होते हैं। तो ये बुनियादी सी बातें हैं जो आप पीआरसी में पढ़ के आ चुके होते हैं। अब इसी तरह से अगर हम देखें तो जो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लगे हैं, जो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स कौन से हैं? सारी बातें पढ़ी हुई हैं आपने। आपको पता है फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा? आपका इनकम एंड एक्सपेंसेस आएगा। तो सर ये नक्शा है, दिस इज़ द मैप ऑफ अकाउंटिंग, जो आपको स्टार्टिंग पे लाइन पढ़ाई थी कि जैसे घरों का नक्शा होता है एक अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग के लिए, सिमिलरली फ्रेमवर्क भी जो है वो आपका आर्किटेक्चरल मैप है। तो उस मैप की जो फाउंडेशन है वो 5 है, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस। एसेट्स क्या होते हैं? ये चीज़ हम पढ़ के आ चुके हुए हैं, ये हमें याद भी होगी कि मौजूदा इकोनॉमिक रिसोर्स हैं कंट्रोल्ड बाय एंटिटी बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट, के माजी में हमने कोई एक्टिविटी की जिसकी वजह से आज हमारे पास कंट्रोल आया है, इसको हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। जैसे मशीन है, प्लांट है, बिल्डिंग है, लीज एसेट है, हम तो कंट्रोल कर रहे हैं। लायबिलिटी क्या होती है? हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है, आज का ऑब्लिगेशन है जो हमने फ्यूचर में पे करना है, इसको हम क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी अभी बताया आपको, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। ये क्या है? ये रेजिडुअल इंटरेस्ट है, यानी ये वो पैसे हैं जो मालिकों के हैं, जो हमने मालिकों को देने हैं। एसेट्स में से लायबिलिटी पे करने के बाद जो मालिकों के पैसे बचेंगे उसको हम क्या कहेंगे? इक्विटी। और इनकम क्या होता है? इंक्रीज इन एसेट्स या डिक्रीज इन लायबिलिटी, इसको हम क्या कहते हैं? इनकम कह रहे होते हैं। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डिक्रीज इन एसेट्स या इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये हमारे खर्चे हैं। ये हमारे क्या हैं? खर्चे हैं। फॉर एग्जांपल, सैलरीज हैं, सैलरीज आप पे कर रहे हैं, या अगर नहीं पे की तो आपकी सैलरीज पेएबल हो गई हैं, लायबिलिटी बढ़ गई है, पे कर दी है तो अब तो कैश कम हो गया है। तो ये सारे आपके एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी एंड इनकम 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग जो है, ये हमारे क्या होते हैं? कहला रहे होते हैं। रिमेंबर हमारा क्या है? एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, ये 3 चीज़ें जो हैं, ये किसका पार्ट बनती हैं? हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट जो है बन रही होती है। तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एसओएफपी है, वो सारी की सारी हम हमारे बिज़नेस की पोजीशन जो है वो हमें कौन बता रही होती है? वो हमारी एसओएफपी जो है वो ही बता रही होती है कि यार ये चीज़ जो है वो हमने क्या करनी है? बिल्ड करनी है, बनानी है और बतानी होती है। ठीक है जी? इसके साथ ही ना फिर एक छोटा-सा कांसेप्ट आता है जो हम पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं कि रिकॉग्निशन, लाइक हम कब किसी एसेट्स को अपना एसेट मानेंगे या कब किसी लायबिलिटी को हम अपनी लायबिलिटी समझेंगे। तो रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब है मानना, तस्लीम करना। तो रिकॉग्निशन का कांसेप्ट क्या है? हमने इतनी डेफिनेशंस पढ़ी है स्टैंडर्ड में, हमें लगेगा पता कि हम किस एसेट को कब मानते हैं। तो क्वेश्चन है कि अगर कोई चीज़ डेफिनेशन को मीट कर गया कि प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है, कंट्रोल्ड कर रहे हैं ड्यू टू पास्ट बेनिफिट्स, क्या हम उसको मानेंगे? इसका आंसर हमेशा हाँ नहीं होगा। इसका आंसर हमेशा हाँ नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पे एक पढ़ी है डेफिनेशन एसेट्स की। एसेट्स क्या होते थे? एसेट्स के हैं कि भाई इकोनॉमिक रिसोर्स है, हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं, पास्ट इवेंट की वजह से हमें बेनिफिट्स वगैरह हो रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। अब देखें, बात करें एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयज़ भी इकोनॉमिक रिसोर्स है, हम उन्हें कंट्रोल भी कर रहे हैं, हम पास्ट में उसको हमने हायर भी किया था। अब देखिए,
पास्ट इवेंट, माज़ी में जाके हमने अपने एम्प्लॉइज़ को हायर किया, कंट्रोल कर रहे हैं जी, कंट्रोल कर रहे हैं, वो ये काम करो, वो ना काम करो, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हाँ, वो काम कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो क्या हम उसको एसेट मानेंगे? नहीं, हम उसको एसेट नहीं मानेंगे बिकॉज़ एक ना एक चीज़ मिसिंग है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप एम्प्लॉयी को कहिए तुमने कल आना है कि मैं नहीं जो करना है मेरा कर लो, तो अगर कोई भी चीज़ मिसिंग हो जाए इन तीनों में से तो आप कभी भी उसको एसेट नहीं मान रहे। फैक्ट्री है, रिकॉग्नाइज़ करेंगे क्यों? कंट्रोल भी मेरे लिए यूज़फुल ही है, कि इस डेफिनिशन में से कोई भी चीज़ मिस हो जाए, तो हम क्या करेंगे? हम उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे। और जब भी हम बात करेंगे किसी एसेट को, इनकम को, लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने की, तो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो रेलेवेंट होनी चाहिए और फेथफुली रिप्रेजेंटेड भी होनी चाहिए। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डी-रिकॉग्निशन कि कब हम किसी चीज़ को अपनी किताबों से रिमूव करेंगे, कब हम कहेंगे कि हमने तुम्हें अपनी बराबरी से निकाल दिया, अब हम तुम्हें मानते ही नहीं है, भाड़ में जाओ। सिंपल जब एसेट अपना कंट्रोल लॉस हो जाए, मशीन बेच दी है, आप कंट्रोल नहीं कर रहे या अगर आपकी ऑब्लिगेशन सेटल हो जाए, आपने 5 साल के लिए लोन लिया था, 5 साल कुछ आपने इंस्टॉलमेंट्स पूरी की, अब खत्म। तो इसका मतलब नाउ यू कैन ईज़िली राइट ऑफ द थिंग आप इसे क्या कर सकते हैं? डी-रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो रिमेंबर अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ नॉट अबाउट रिकॉर्डिंग द ट्रांज़ैक्शन। अगर ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड करनी हो तो उसके लिए बुक कीपिंग होगी। अकाउंटिंग इज़ बेसिकली टू प्रेज़ेंट द इन्फॉर्मेशन, टू आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ द बिज़नेस कि बिज़नेस की रियल में पोज़ीशन क्या है और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमें हेल्प करता है कि हमने किस तरह से उसको प्रेज़ेंट करना है और कैसे हमने उसको लेकर चलना है। ठीक है जी? इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? चलें जी, अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और आगे बात करने लगे हैं, जो बेसिकली हमारे लिए मोस्ट रेलेवेंट है कि ये जो हम अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसके कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, वो क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़फुल जो है, वो क्या करेंगे, किस तरह से बना रहे होंगे। मैंने आपको बताया कि जी आपके सेल्स जो हैं, वो इस साल की 2 करोड़ है। आपको बताया कि आपके बैड डेट्स जो हैं वो आपकी सेल्स का 1.5% है। आपको बताया कि आपकी लायबिलिटीज़ जो हैं वो इस दफ़ा 2 गुना ज़्यादा हो गई हैं। आपको बताया कि इस महीने आपकी बिजली का बिल जो है वो पिछले महीने से कम आया। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। आप सबने ये इन्फॉर्मेशन सुनी है, एग्री किया आप इन इन्फॉर्मेशन से। अब सवाल ये है क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है कि बुरी है? क्या जवाब होगा आपका? जब आपने मेरा सवाल सुना, इनकी बेसिस के ऊपर बताएँ जी, क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है कि बुरी है? इज़ दैट द गुड इन्फॉर्मेशन और बैड इन्फॉर्मेशन? तो हम किस तरह जज करेंगे? तो इसको जज करने के लिए ना हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को जज करने के लिए वी आर गोइंग टू लुक फॉर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूज़फुल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। या हमने उसकी क्वालिटी देखनी है। अब वो हम कैसे किसी भी इन्फॉर्मेशन को यूज़फुल बनाएँगे रिमेंबर 2 लेवल हैं। नंबर 1 हम देखेंगे बुनियादी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्वालिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन क्या है और क्वालिटेटिव एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक मज़ीद किस चीज़ों से हम उसकी क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज़ थिंग्स। रिमेंबर ये पॉइंट बड़ा मज़े का है। आपको नोट शेयर करूँगा, आपको पढ़ने का मज़ा आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100 सफ़ों की हो सकती है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है, जो यूज़र्स को चाहिए, तो वो यूज़लेस है। आप बड़े अच्छी आर्ट वर्क्स लगा लें, बड़ी अच्छी तस्वीरें खींच के प्रेज़ेंट कर दें, लेकिन जो आपको चाहिए था, अगर आपने वो ही नहीं दिया, पर बकवास है। तो अकाउंटिंग में प्रोड्यूसिंग तो करनी है, हमने प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन तो करनी है, बट विद द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हमने यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो भी क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। तो वी आर गोइंग ऑन दैट पर्पस। इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोड्यूस एंड द इंफॉर्मेशन मस्ट बी यूजफुल ऑल्सो। ये चीज हमने क्या करनी है, वो हमने यहाँ पर लेकर चलनी है। इस चीज को समझेंगे इस समरी से, उसके बाद हम जाकर देखेंगे कि हमारी जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन से हैं और इनहैंस कैसे होंगी इंफॉर्मेशन, उसको हम डिस्कस आउट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप एक यूज्ड गाड़ी खरीदने जाते हैं, मैंने एक गाड़ी खरीदनी है, मैंने मर्सिडीज की E200 लेनी है। अब वो यूज्ड है, नहीं की तो औकात नहीं है, यूज्ड लेंगे। अब जब वो यूज्ड गाड़ी खरीदने की बात करेंगे तो कौन कौन से सवाल जो है वो मेरे माइंड में आएंगे, बिकॉज उन सवालों का जवाब मिलेगा तभी तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेकर चलेंगे। अब पहला सवाल होगा कि ये रेलेवेंट, क्या माइलेज क्या है? अच्छा, ये मीटर में माइलेज है। एक्सीडेंट की हिस्ट्री, गाड़ी लगी तो नहीं, ठीक है। फिर ये बड़ी रेलेवेंट है, मुझे बताएं क्या कोई भी गाड़ी विदाउट चेकिंग माइलेज ली जाएगी? कोई भी गाड़ी विदाउट सीइंग द एक्सीडेंटल हिस्ट्री ली जाएगी? नहीं। भाई हम तो कहेंगे कि हम नीचे घुस के भी दिखाओ, हम नीचे घुस जाएंगे,
कि भाई गाड़ी का कोई निशान तो नहीं, गाड़ी लगी तो नहीं हुई। माइलेज पे हम डाउट करेंगे कि मीटर तो उसका रिवर्स नहीं हुआ, हम यहाँ तक स्केप्टिक होंगे। फिर फेथफुल, जो बंदा गाड़ी बेच रहा है, क्या बंदा इंसान का बच्चा है कि नहीं, कि उल्लू का बट्टा है, ये बस बेची जा रहा है, उस मालिक ही नहीं है, झूठ बोल रहा है, अपनी बात से मुकर रहा है। आप खुद सोचे, आप गाड़ी लेने गए हैं, वो एक बंदा एक बात करे, आधे घंटे बाद अपनी बात चेंज कर ले, आप गाड़ी लेंगे क्योंकि भाड़ में जा, इस अपनी बात को खड़ा नहीं हो रहा, इसने मुझे कुछ कहा था, अब कुछ करा, अल्लाह हाफिज। गाड़ी जितनी मर्जी प्यारी आप छोड़ देंगे बिकॉज फेथफुल नहीं थी। फिर कंपेरेबल, वो गाड़ी जो आप उससे देखेंगे, आप फिर उस गाड़ी की फैसला करने से पहले कि यू आर गोइंग टू बाय दैट कार और नॉट, आप क्या करेंगे, उस मॉडल की, उस तरह की दूसरी गाड़ियों से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि हाँ भाई इसके साथ कितने की मिल रही है, ये क्वालिटी है, ये उसके फीचर्स है, ये माइलेज है। फिर सारा कुछ करेंगे तो आप फिर वेरीफाई करेंगे, जब तसल्ली होगी हाँ यार ले लेनी चाहिए। फिर कहाँ जाएंगे आप, वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, पार्क व्हील्स कॉल करेंगे, इंस्पेक्शन वालों को, वो आएंगे, वो गाड़ी को चेक करेंगे, आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट देंगे। ये सारा कुछ कब करना है, ये सारा कुछ जो है, क्या ये खरीदने से पहले करने वाला है कि बाद में करने वाला है? आपका जवाब होगा सारे सारा कुछ खरीदने से पहले करना है। अगर खरीदने के बाद किया तो फायदा कुछ नहीं ना। खरीदने के बाद गाड़ी की इंस्पेक्शन कर रहा हूं तो जूते मारो मुझे, खरीदने के बाद गाड़ी का माइलेज चेक कर रहा हूं तो जूते मारो मुझे। ये सारा कुछ किसके लिए, बिफोर बाइंग दैट पर्टिकुलर कार है। और जब सारा कुछ क्लियर है कि हाँ भाई माइलेज भी जेन्युइन, एक्सीडेंट नहीं है, बंदा सच्चा है, खुद मालिक है, गाड़ियों को किया कंपेयर के, हाँ मार्केट की गाड़ी लग रही है, मैकेनिक ने कहा भजन ठीक है, वो थोड़ा मोड़ा काम है वो हम कर देंगे आपको, सारा कुछ टाइमली मिल गया। अब आप कहेंगे हाँ, नाउ द इन्फॉर्मेशन इज गुड फॉर मी, यू आर गोइंग टू बाय द कार। अब आप वो गाड़ी खरीद लेंगे। अब एक गाड़ी के लिए अगर आप इतना चेक करेंगे तो खुद सोचें, सारी लॉजिक्स जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी अप्लाई करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गाड़ी है किसकी, शेयर होल्डर की, भाई पैसा लगाया हुआ है, रेलेवेंट होनी चाहिए, फेथफुल होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए, टाइमली मिलनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। अगर ये सारा कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा फिर ही हम क्या करेंगे, कहेंगे हाँ ये ज़्यादा अच्छी बेहतर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो यही हमें चाहिए। पर जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो इसी चीज़ पे क्या करेगा, फोकस आउट कर रहा होगा। ओके, तो हमने देखा था कि हमारी यूजफुल इंफॉर्मेशन कब होगी, जब फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हो और एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो। तो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स कब आएंगे, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है रेलेवेंस और दूसरा है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। रेलेवेंस का मतलब क्या है कि वो चीज़ जो है वो क्या होनी चाहिए, वो रिलेटेड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रिलेटेड, रेलेवेंट हो। आप मुझे पूछ, आप खुद सोचें, आप मेरे से सवाल पूछें कि जी तुम्हारी लाहौर की प्रॉपर्टी की वैल्यू ये क्यों है, और मैं उन्हें कहूँ सर जी वो देखें वो केपीके में सैलाब आया, पूरे होटल गिर गए हैं तो वैल्यू गिर गई है, तो आप मेरे से लाहौर का पूछ रहे हैं और मैं आपको केपीके का जवाब दूंगा, तो क्या रेलेवेंसी होगी? रेलिवेंसी नहीं होगी। तो रिमेंबर, अच्छी इन्फॉर्मेशन वही है जो रेलेवेंट हो। इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट तब होगी जब वो यूजर के डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करेगी। क्या करेगी, डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर रही होगी। अब वो हम रेलेवेंसी किस तरह अडॉप्ट करते हैं, हमारी वैल्यू जो है प्रिडिक्टिव हो, हमारी कंफर्मेटरी वैल्यू हो, मतलब आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रही है, अगले साल 10%, 20%, 30% इंक्रीज होगा, रेलेवेंट प्रिडिक्टिव है। इस साल की सेल इतनी है, अगले साल की इसे डबल हो जाएंगी, कम हो जाएंगे 1.5%। और फिर वो प्रीवियस भी दिखाते हैं कि भाई प्रीवियस से देखें, अगर ये हमने अगर कहा है कि अगले साल की इंक्रीज 1.3 टाइम्स बढ़ेंगी तो कंपेयर कराएंगे, देखिए पिछले साल की सेल से इस साल की सेल जो है वो 1.2% बढ़ी है, तो वो कंफर्मेटरी वैल्यू देने के बाद अब आप क्या दे रहे हैं, प्रेडिक्शन। अब जो शेयर होल्डर रखेगा हाँ यार सही बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर तो इतनी बड़ी थी, अब ये कह रहे हैं ठीक है, वो मान लेंगे, हाँ रेलेवेंट है। क्या है, रेलेवेंट है। तो रेलेवेंसी में भी ना जब हम बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट आएगा, उसको हम कहेंगे मटीरियलिटी। क्या कहेंगे हम उसको, मटीरियलिटी। मटीरियलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद सोचें, एक कंपनी है जिसके एसेट्स जो हैं वो हैं 100 मिलियन रुपीस के, सोचिएगा सर, सोच के जवाब दीजिएगा। एक कंपनी के एसेट्स जो हैं वो 100 मिलियन रुपीस के हैं, उसकी सेल्स जो है वो 50-60 मिलियन की होती है, और उस कंपनी में एक प्रिंटर जिसकी कीमत 5,000 रुपया है वो जल गया है। क्या ये 5,000 रुपया वर्सेस 100 मिलियन के एसेट्स, क्या ये मटेरियल है? क्या इसको बताना इतना अहम होगा? क्या इस 5,000 की चीज बताने से जो शेयर होल्डर होंगे उनके फैसले में फर्क आएगा? नहीं। रेलेवेंट तो है, बताना चाहिए, लेकिन मटेरियल नहीं है। रेलेवेंट बताओ लेकिन ये मटेरियल है नहीं, इसका मतलब रेलेवेंट मटेरियल चीज है तो इमटेरियल है। हाँ, अगर कंपनी का जनरेटर जल गया जिसकी कीमत 50 लाख रुपया, वो रेलेवेंट है, वो बताओ, मटीरियल भी है, वो मटेरियल भी है। बिकॉज मटीरियलिटी कब आएगी, इन्फॉर्मेशन कब मटेरियल होगी, कि अगर आप वो इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर नहीं करते, आप वो इन्फॉर्मेशन अगर नहीं बताते, उसकी ओमिशन से, मिस स्टेटमेंट से या हाइड करने से जो डिसीजन है वो चेंज हो जाए। अब फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये का प्रिंटर जल गया, ये नहीं बताया,
इस 5,000 के प्रिंटर से किसी भी शेयर होल्डर की डिसीजन मेकिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 50 लाख का जनरेटर सड़ गया है, ये नहीं बताओगे इसका फ़र्क पड़ेगा। तो ये मटीरियलिटी है, और मटीरियलिटी जो है वो क्वालिटेटिव फैक्टर है, वो हर कंपनी के अलग हो सकती है। अब एक कंपनी जिसकी 100 मिलियन के एसेट्स हैं, उसके लिए 5,000 का प्रिंटर इज इमटेरियल। एक दुकान जिसके 1 लाख के एसेट्स हैं, उसके लिए प्रिंटर क्या हो जाएगा, मटेरियल जो है वो हो जाएगा। सेम अमाउंट है, 5,000 रुपए का प्रिंटर एक बड़ी कंपनी के पास है, 5,000 का प्रिंटर छोटी दुकान के पास है। दुकान के लिए वो मटेरियल है, बिकॉज उसके लिए मैटर करता है, लेकिन कंपनी के लिए क्या है, वो इमटेरियल जो है वो हो रहा होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद है रेलेवेंसी, तो हो गई। अब है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल का मतलब है कि कंपनी की जो रियल इकोनॉमिक कंडीशन है वो बतानी चाहिए। ज़रा मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप रोज़ मोबाइल पकड़ते हैं, वो हुकूमत का एक वज़ीर आता है और वो कहता है देखिए जी हमारे मुल्क में दूध और शहद की नहरें जो हैं वो बह रही हैं। क्यों? कि जी आप देखिए हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब हमारे मुल्क के तमाम मसले मसाइल ख़त्म हो गए हैं, गरीब ख़त्म हो गए हैं। क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ वज़ीर का आके ये कहना कि चूँकि हमारी स्टॉक मार्केट बहुत बेहतर हो गई है, इस बेसिस के ऊपर अगर वो ये कह दें कि हमारे मुल्क की गुर्बत ख़त्म हो गई है, तो क्या ये फेथफुल है? क्या वो हमारे कंपनी की रियल इकोनॉमिक सिचुएशन बता रही है? वज़ीर ने कहना है, अब इन्होंने थल्ले लाके मारो फाड़ के बकवास कर रहे हैं। क्यों? आपके तो मेजॉरिटी अवाम के पास खाने की चीज़ें नहीं है, पीने की चीज़ें नहीं है, पहनने की चीज़ें नहीं है। वो तो एक पैरामीटर देखे स्टॉक मार्केट। भाई स्टॉक मार्केट में पैसा गरीब का थोड़ी लगना है, वो तो लगना है अमीर का। तो ये स्टॉक मार्केट की बेसिस के ऊपर अगर कंपनी की बात करें तो दैट इज़ नॉट अ फेथफुल इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ नॉट अ रियल इकोनॉमिक सिचुएशन जो कंट्री की बता जा रही है। तो कंपनी के लिए भी ऐसे है। फॉर एग्जांपल कंपनी लोन लेके आती है, लोन इज़ लायबिलिटी, और कंपनी के यार हम इसको एडवांस लेते हैं, एडवांस रिसीव भी लायबिलिटी है, पैसे पहले ले लें काम बाद में करेंगे। अब देखा जाए तो वो भी लायबिलिटी, ये भी लायबिलिटी, लेकिन क्या ये सही इकोनॉमिक रियलिटी है? नहीं, ये सही इकोनॉमिक रियलिटी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जो चीज़ जिस तरह की है उसको उस तरह ही आपने रखना है, बताना है। तो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन कब होगी, याद रखिएगा। 3 उसकी क्वालिटीज़ हैं, कंप्लीट हो, न्यूट्रल हो और फ्री फ्रॉम एरर हो। कब? कंप्लीट के तमाम जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है यू हैड डिस्क्लोज्ड, जितना रेवेन्यू था, जितनी सेल्स थी, जितने एक्सपेंसेस थे, जितने खर्चे एसोसिएटेड थे, सारे बता दिए। अगर कोई चीज़ नहीं बताई तो फिर वो कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल आपके डेटर्स हैं, डेटर सारे लिख दिए हैं और जो बैड डेट्स हैं वो लिखे नहीं है, तो कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट डेटर्स कितने थे, बैड डेट्स कितने थे, राइट ऑफ कितने किए, प्रोविजन कितने, सारा कुछ बताओ। न्यूट्रल, इसमें कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए। मैन्युपुलेट ने मैनेजमेंट ने बुरी खबरें छुपानी नहीं है। जो लॉस हुआ है बताओ, जो मुकर के बताओ, बैड न्यूज़ बताओ, और फ्री फ्रॉम एरर। कोई मैथमेटिकल एरर नहीं होने चाहिए, कोई मैथमेटिकल एरर नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेट कर रहे हो, आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, रिड्यूसिंग बैलेंस में ज़्यादा आ गई, आपके यार ज़्यादा आ रही है, फ़ौरन चेंज किया और आपने कहा नहीं स्ट्रेट लाइन लगा लो। अब स्ट्रेट लाइन तो तब लगता है जब सेम बेनिफिट हो, बेनिफिट्स भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, सूटेबल पॉलिसी भी आपकी डब्ल्यूडीपी बनती है, और आपकी नई 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 पॉलिसी चेंज कर लो, तो ये भी होना चाहिए। तो एवरीथिंग मस्ट बी कंप्लीट, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एरर्स। इफ दीज 3 क्वालिटीज आर प्रेजेंट, हम कहेंगे जी हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है, वो फेथफुली हमने रिप्रेजेंट की है। आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, रिलायंस कर सकते हैं। गॉट इट? आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। चलिए ये तो हमारे पास हो गया था, ये कंपलसरी थे, फंडामेंटल। रेलेवेंस इज फंडामेंटल, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन इज फंडामेंटल, बुनियादी है, ये होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आगे, हम डिस्कस करते हैं कि कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो हैं जो इन्हेंस करेंगी। वो बुनियादी थी, वो तो होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो इन्हेंस करेंगी, जो हमारी इन्फॉर्मेशन को मज़ीद बेहतर करके बताएँगी। वो कौन-कौन सी हैं? 4, कंपेरेबिलिटी, वेरिफाइबिलिटी, टाइमलीनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी, यू कैन कंपेयर, यू आर गोइंग टू कंपेयर विद योरसेल्फ, विद योर पास्ट, विद योर कंपीटिटर। होंडा वर्सेस टोयोटा, 2025 वर्सेस 26, इसे हम कहते हैं कंपेरेबिलिटी। हम क्या कहते हैं? इसे कंपेरेबिलिटी कहते हैं। बिकॉज़ कंसिस्टेंसी का मतलब है सेम मॉडल। अच्छा, कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी में अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो कंसिस्टेंसी है सेम मेथड अप्लाई कर रहे हैं, कंपेरेबिलिटी क्या है कि आप एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, उसने क्या किया है, आपने क्या किया है, तो कंपैरिजन हो रहा है। कंसिस्टेंसी हमेशा उस वक़्त अचीव होगी जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर कंपैरिजन नहीं है तो कभी भी आप कंसिस्टेंसी नहीं होगी, ये चीज़ आपने याद रखनी है।
उसके बाद वेरीफाइबिलिटी कि जो बात आपने की है वो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई हो सकती है। आप डायरेक्ट वेरीफाई करवा सकते हैं, आप इनडायरेक्ट वेरीफाई करवा सकते हैं। डायरेक्ट वेरिफिकेशन आप जाके पढ़ेंगे ऑडिट में, आप जाके डायरेक्टली कैश काउंट कर लें, इन्वेंटरी काउंट कर लें, ये डायरेक्ट वेरिफिकेशन है। इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन जो है वो क्या है, लाइफ को कैलकुलेट कर लिया थर्ड पार्टी के पास कि उसने कहा हाँ यार, इसने कहा कि इसने एसेट जो है उसकी लाइफ 20 साल है, कि वाकई 20 साल है, तो इसको इनडायरेक्टली क्या करवा रहा होता है, वेरिफिकेशन हमने करवानी होती है। फिर है टाइमलीनेस। मुझे बताएं, अगर अगर आपको एफएआर का क्रैश कोर्स की हम इंफॉर्मेशन दें और वो इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट हो के हम एग्जाम से 2 दिन पहले क्रैश कोर्स करवाने लगे हैं, तो क्या ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी? आप तो वो जहान की घड़ियां निकालेंगे कि आप मेरी सोच है, ठीक है, ये इसको अब अकल आई है, अब हम क्या करेंगे, अब तो हम छलांग मार चुके हुए हैं। लेकिन वही अगर बताया जाए कि आपका एफआर क्रैश कोर्स आएगा लेकिन वो एग्जाम से 1 महीना पहले आएगा, तो वो क्या टाइमलीनेस है? मुझे बताएं, 1 महीना पहले क्रैश कोर्स करना की अनाउंसमेंट वो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगी कि पेपर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या 2 दिन पहले की इंफॉर्मेशन बताएं जरा। आपका आंसर होगा यस। जो महीना पहले बताएंगे उसकी बेसिस पे हम डिसीजन ले सकेंगे। जो 2 दिन पहले बता रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन तो आ गई है, वही बड़ा धांसू था, बड़ा मजे का स्केड्यूल है, 5 टेस्ट है, क्या करें, यूजलेस है, 2 दिन में हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली कम्युनिकेट भी होनी चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइमलीनेस बड़ी मैटर करती है। मुझे एक शेर याद आ गया जो मुझे भूल गया है, अच्छा खासा मुझे याद था, वो वाला मुनीर न्याजी का, हमेशा देर कर देता हूँ चाहे कोई बात कहनी हो चाहे वादा निभाना हो। तो वो बेसिकली दैट इज ऑन दैट कंसेप्ट, टाइमलीनेस, कि हमेशा देर नहीं करनी, पहले करना है, पहले बताओ कि भाई ये सीन होने वाले हैं, उसकी बेसिस के ऊपर आप जाके इसको लेके डिसाइड कर सकें। उसके बाद है अंडरस्टैंडेबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी? क्लियरली रिप्रेजेंट करो, क्लियरली बताओ, मेक इट सिंपल, मेक इट इजी, सो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट, रीड इट, कंपेयर इट। अब आप देखें, जितनी कम्प्लेक्स वर्किंग IAS 16 की हम लोग करते हैं, जो शेयर होल्डर है क्या उसको उस कम्प्लेक्स वर्किंग की समझ आ सकती है? हम पढ़ते हैं कि जी अगर आपने एक एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू किया था, उसकी वैल्यू गिर गई, हम डाउनवर्ड रिवैल्यू करके लेके गए, इतना हमने सरप्लस को रिवर्स किया, इतना हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे लॉस चार्ज किया, फिर हमने डेप्रिशिएट किया, डेप्रिशिएट करने की वजह से जो डेप्रिसिएशन में कमी आई वो हमने नेट, वो हमने इतनी टेक्निकल डिटेल कहानी कराई, और जिसको बताने लगे हैं वो तो शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर के बाद क्या है? शेयर होल्डर के पास सिर्फ पैसा है, उसके पास तो ये खोपड़ी खा लिया उसकी, उसको तो अक्ल ही नहीं है, उसको तो समझ ही नहीं है। अब हम उसको नहीं समझा सकते, इसलिए है कि आप इतनी इजी इन्फॉर्मेशन बताएं कि वो पढ़े उसको समझ जाते, तो इसलिए क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल जो है वो चीज़ होनी चाहिए। गॉट इट? तो रिमेंबर, समरी क्या है इसकी, ये चीज़, नंबर 1, फंडामेंटल क्वालिटीज़ में रेलेवेंसी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, एनहेंसिंग में कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस और अंडरस्टैंड। और इन चीज़ को अचीव करने में सबसे बड़ा मसला क्या है, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। हम फॉर एग्जांपल हमने ये इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, इन्फॉर्मेशन हासिल करना इतना महंगा नहीं होना चाहिए कि बेनिफिट कम हो। हम अगर रोज स्टॉक काउंट पे बैठ जाएं, कोई फायदा नहीं है, खर्चा है। हम वो स्टॉक काउंट साल के एंड पे कर लें, रोज कर लें, साल का एंड पे इफेक्टिव होगा, रोज करना हमारे लिए क्या होगा, नुकसानदेह होगा। तो जब भी हमने अपनी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है तो हमने देखना है कॉस्ट बेनिफिट। ये 100 रुपया लगा के हम अगर वो चीज़ हासिल कर रहे हैं जो 50 की है, फायदा नहीं है। 100 रुपया लगा के वो चीज़ हासिल करो जो आपको 200 की हो, तो ये चीज़ आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। क्लियर टू एवरीवन? चलें जी, आगे चलते हैं। अब हम आसान बातें करते हैं, बिकॉज़ हम IAS 16 40 में डिस्कस करके आते हैं कि रिकॉग्निशन कब करनी है, डी रिकॉग्निशन कब करनी है, और मेजरमेंट कैसे करनी है, इसको हम क्या करेंगे देखेंगे। हमने देखना है यहाँ पे कि हाउ अकाउंटेंट्स डिसाइड व्हाट टू रिकॉर्ड एंड हाउ मच, मतलब किस अमाउंट पे और कब रिकॉर्ड करना है, वो चीज़ हमने क्या करनी है, वो हमने देखनी है। बिकॉज़ रिकॉग्निशन बताएगी कि हमने इसको रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना। मेजरमेंट बताएगी कि किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल आपने अगर एक लैंड 50 लाख का लिया है और कीमत उसकी 20 लाख है आज, तो किस पे रिकॉर्ड करना है, 20 पे 50 पे, और किस दिन रिकॉर्ड करना है, ये मेजरमेंट में आ रही होगी। इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस आउट कर रहे होंगे। एक आम आदमी में और एक आप में पता क्या फ़र्क होगा? आम आदमी का है कि पैसा चलता है, पैसा गया, पैसा गया, ट्रांज़ैक्शंस की है, कारोबार कर रहे हैं। आम आदमी सिर्फ़ पैसे के बारे में बोलेगा, भाई पैसा आएगा, पैसा गया।
लेकिन जो आप लोग हैं ना, आप देखेंगे यार इकोनॉमिक रिसोर्सेज़ की क्या पोज़ीशन है, ऑब्लिगेशंस की क्या पोज़ीशन है, क्या वो चेंज हुई है कि नहीं हुई? वो सिर्फ़ एसेट को देख रहा है, गाड़ी आई, गाड़ी गई। आप देख रहे हैं उसके बिहाइंड पे जो लीज़ एग्रीमेंट हुआ उसमें क्या है? कितना पेएबल है, कितना इंटरेस्ट पे होगा, कितना प्रिंसिपल रह गया? आप इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कैलकुलेट जो है वो कर रहे होंगे। तो रिमेंबर सबसे पहले हम बात करेंगे रिकॉग्निशन की। किसकी? रिकॉग्निशन की कि हम कब किस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, हम कब किस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो उसकी डिस्कशन करेंगे। देखें जी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिकॉग्निशन कि हमने किस आइटम को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रखना है या नहीं रखना उसको। कंपनी से मशीन बाय की है, क्या उसको मशीन को रखना है कि नहीं रखना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक चीज़ पढ़ के आते हैं कि इकोनॉमिक रिसोर्स है, ठीक है, कंट्रोल है, जी कंट्रोल है, बेनिफिट दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है, पास्ट इवेंट, तो क्या बनाना है? एसेट बनाना है। मशीन ली, इस पे क्वालीफाई हुई, एसेट। हमने कहा जी हमने जो है एक स्टेपलर ले लिया है, स्टेपलर भी इकोनॉमिक रिसोर्स है, कंट्रोल भी कर रहे हैं, बेनिफिट भी दे रहा है, क्या एसेट है? कहेंगे है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन माइंड में रेज़ होंगे, तो इसको हमने क्या करना है, देखना है। अगर इस क्राइटेरिया पे मशीन एसेट है, तो हमारे पास जो एक स्टेपलर यूज़ हो रहा है, वो एसेट क्यों नहीं है? उस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिस्कस आउट जो है वो कर रहे होंगे। तो सवाल है, जो लॉजिक है, क्यों? कोई भी इवेंट हुआ है, क्या इसको रिकॉर्ड करना है? पहला सवाल। हाँ, तो क्या वो हमारी एसेट की या लायबिलिटी की डेफिनिशन को मीट कर रहा है? दूसरा सवाल, तो क्या इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है? अगर इन 3 सवालों के जवाबात हाँ होंगे तभी हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो एसेट्स हैं, चाहे वो लायबिलिटीज़ हैं, चाहे वो इक्विटी है, चाहे वो इनकम है, चाहे वो एक्सपेंसेस हैं। हमें ये 3 सवालों के हाँ में जवाब चाहिए। 3 कबूल, मतलब इसका जवाब भी कबूल, इसका जवाब भी कबूल, इसका जवाब भी कबूल, फिर कहेंगे हाँ भी हो गया, अदरवाइज़ नहीं, अदरवाइज़ चन्ना मेरेया होगा। तो देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। इनको एग्ज़ाम्पल से ज़रा हम समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एसेट के डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या है आपके पास? प्रेज़ेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है, कंट्रोल बाय एंटिटी है, रिज़ल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, हम कह देंगे ये एसेट है। कंपनी के पास एक फैक्ट्री है, ठीक है? वर्थ कितने की है? 50 मिलियन की है। हमने इसको रिकॉग्नाइज़ करना है। तो टेस्ट मारते हैं, क्या इकोनॉमिक रिसोर्स प्रेज़ेंट है? हाँ जी। बेनिफिट मिल रहे हैं? हाँ जी। कंट्रोल कर रहे हैं? हाँ जी। पास्ट इवेंट, हाँ परचेज़ की थी, ठीक है। हम इसे क्या करेंगे? हम इसको अपना एसेट जो है वो मान रहे होंगे। फिर कंपनी के पास इसी इसी क्राइटेरिया पे कंपनी के पास स्किल्ड एम्प्लॉइज़ हैं। क्या एम्प्लॉइज़ एसेट हैं या नहीं? आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों? कंट्रोल नहीं है, छोड़ सकते हैं। हम इनके फ्यूचर बेनिफिट से कंट्रोल नहीं कर रहे, तो कहेंगे नहीं, नहीं भैया एसेट एसेट नहीं हैगा। उसके बाद है जी लायबिलिटी, क्या है? लायबिलिटी। प्रेज़ेंट ऑब्लिगेशन है, मौजूदा ऑब्लिगेशन, ठीक है? टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स बिकॉज़ ऑफ पास्ट इवेंट, कि माज़ी में हमने बेनिफिट लिया जिसकी वजह से आज हमें पेमेंट करनी पड़ रही है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम अपना ऑब्लिगेशन जो है वो कह रहे होंगे। बैंक से लोन लिया, हाँ जी, लायबिलिटी है। जी, क्यों? माज़ी में लोन लिया था, बेशक तुमने पे करना है, पैसे जाएँगे, हमारे लिए क्या है ये? लायबिलिटी ट्रीट हो रही होगी। इनकम की बात करें, इनकम कब? जब एसेट इंक्रीज़ होंगे या लायबिलिटी डिक्रीज़ होगी, इसका हम क्या कहेंगे? ये हमारी इनकम है। कंपनी उधार पे सामान बेच रही है, कंपनी उधार पे सर्विसेज़ दे रही है, उस पे पैसे आ रहे हैं, हम उसे क्या करें कि अपनी इनकम ही मान रहे होंगे, बिकॉज़ आपने अपने रिसीवेबल्स इंक्रीज़ कर लिए हैं, लायबिलिटी कम हो रही है, अल्टीमेटली इक्विटी इंक्रीज़ हो रही है और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एसेट्स में कमी आना। आप सैलरी पे करोगे, कैश कम ही होगा। यहाँ लायबिलिटी बढ़ जाना, सैलरी पेएबल है, तो आपकी लायबिलिटी बेसिकली बढ़ गई है, आपकी लायबिलिटी बेसिकली इंक्रीज़ हो गई है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एक्सपेंस ही कह रहे होंगे। रिमेंबर, सिर्फ डेफिनेशन इनफ नहीं होगी, रेलेवेंट और फेथफुल इन्फॉर्मेशन भी हमें क्या करनी है, चाहिए। फॉर एग्जांपल कंपनी के पास एक लैंड है, मार्केट वैल्यू उसके सर्टेन नहीं है, इग्नोर करना चाहिए? नहीं। लैंड है, मार्केट वैल्यू नहीं पता, तो हमें बेस्ट एस्टिमेट लगा के क्या करना चाहिए? इसको कैलकुलेट करना चाहिए। तो दैट वाज अबाउट द रिकॉग्निशन, जो इसका पहला पार्ट था कि हमने कब किस तरह से किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना होता है। गॉट इट? उसके बाद ना अब हम बात करेंगे डी रिकॉग्निशन की, कि हम कब किसी चीज़ को डी रिकॉग्नाइज करते हैं उसको, और एंड पे मेजरमेंट देखेंगे। इजी पीजी अबाउट द डी रिकॉग्निशन। कब? जब हम एसेट को रिमूव कर दें, डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, या जब लायबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई है, हम क्या करेंगे? हम उसको डी रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। अब जब एसेट पे आपका कंट्रोल ख़त्म हो गया, मशीन बेच दी, तो दैट इज़ द एविडेंस कि अब इसको हम राइट ऑफ करेंगे। हम क्या करेंगे? मशीन क्रेडिट, और जो पैसे आए वो डेबिट करेंगे। लायबिलिटी, जब लोन पे हो गया, अब लायबिलिटी है ही नहीं, लायबिलिटी डेबिट, बैंक क्रेडिट, हम तब क्या करेंगे?
हम इसको रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। इन्वेंट्री का बहुत रिकॉग्नाइज, तो हमने एसेट की बात की है, इन्वेंट्री रिमेंबर, जब इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो इन्वेंट्री हमारा क्या बनता है, एसेट बनता है। जब हम इन्वेंट्री बेचते हैं तो हमारी इन्वेंट्री चली जाती है, तो एक्सपेंस क्यों होता है, ये हमारा एक्सपेंस क्यों होता है, वाई इन्वेंट्री इज नॉट एन एसेट, हम इसमें एसेट क्यों डिक्रीज कर रहे हैं, हम इसको एक्सपेंस क्यों कर रहे हैं। द थिंग इज दैट कि एसेट का डिक्रीज होना हम यही पढ़ के आए हैं, एक्सपेंस है, आपके एसेट्स कम हो रहे हैं तो हमारा खर्चा ही है, इसलिए इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, हम इसको अपना डी रिकग्निशन नहीं है, इसको कहेंगे हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो इसको हम किसका पार्ट बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बना रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास सबसे ईजी और आखिरी, मेजरमेंट। मेजरमेंट हमने कैसे करनी है, तो चार वैल्यूज होती हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट में मेजर करते हैं हम, या तो अपने एसेट्स को, या फेयर वैल्यू पे, या वैल्यू इन यूज जिसको हम फुलफिलमेंट वैल्यू कहते हैं, या हम किस पे करते हैं, करंट कॉस्ट पे। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है कि वो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन जिस वैल्यू पे हुई थी उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख की मशीन ली थी तो 10 लाख के ऊपर ही आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें से डेप्रिशिएशन करके लेस करवा के आप कैरिंग में लेके जा रहे हैं, तो ये है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट बड़ी रिलायबल होती है बिकॉज हमें पता है कि हमने इस अमाउंट पे ये इवेंट अनकर किया था, ये है हमारे लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट। व्हाट इज फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू इज बेसिकली कि आज अगर हम अपना एसेट बेचना चाहें, या अगर आज हम अपनी लाइबिलिटी, मैंने एक लाइबिलिटी अपनी सेट ऑफ करनी है, मेरे पास एसेट है, मैं एसेट लेके जाता हूँ, वो मेरा एसेट कितने का बैठता है उस लाइबिलिटी को सेटअप करने का, इसको हम क्या कहेंगे, फेयर वैल्यू, कि आज कितने पैसे मिलेंगे। लैंड परचेज किया 5 मिलियन का, मार्केट कीमत है 12 मिलियन की, और उसकी फेयर वैल्यू क्या होगी, 12 मिलियन, बिकॉज 12 मिलियन मुझे मिल रहा है, तो दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ दैट एसेट। मेरा वैल्यू इन यूज है, इसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट वैल्यू, कि अगर हम इस एसेट को ना बेचें, हम चलाते रहे, तो हम कितना बेनिफिट्स, कितना कैश फ्लो जनरेट करेंगे। एक मशीन जो है, मैंने अगर 5 साल चलानी है तो वो 5 साल मुझे मशीन कितना चला कर देगी, इसको हम कहेंगे वैल्यू इन यूज, इसको हम क्या कहेंगे, फुलफिलमेंट वैल्यू कह रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो पहले साल लाख रुपया लेके देगी, फिर लाख, हम इनकी पीवी निकालेंगे डिस्काउंटिंग करके, आप क्यों में पढ़ के आ चुके होते हैं, हमने आगे सर्टिफिकेशन पढ़ा होता है, उसकी बेसिस पे आप क्या करेंगे, आप कहेंगे हाँ ये इसकी वैल्यू इन यूज है। उसके बाद है करंट कॉस्ट, करंट कॉस्ट इज जस्ट लाइक रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि अगर आज इतने का लेके आऊँ तो ये कितने की चीज़ चली जाएगी, इसके बदले में कितने की चीज़ आएगी, इसको हम क्या कहते हैं, करंट कॉस्ट कहते हैं। सेम चीज़ आज कितने की होगी, इसको करंट कॉस्ट कहते हैं। मैंने एक एसेट लिया 3 साल पहले, आज सिमिलर एसेट कितने का है, वो इसकी करंट कॉस्ट है। एक मशीन ली 5 साल पहले, 10 लाख की, आज सेम मशीन उतनी ही चली हुई कितने की है, 20 लाख की है, तो ये 20 लाख जो है वो हमारी क्या कहलाएगी, उसकी करंट कॉस्ट कहला रही होगी। तो रिमेंबर, हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना पे किया था जो एक्चुअल में, फेयर वैल्यू आज बेशक कितने का मिलेगा, वैल्यू इन यूज हम क्या बेनिफिट जनरेट कर रहे हैं वो आएगा, और करंट कॉस्ट के व्हाट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आज अगर मैं इस तरह की मशीन लेके तो कितने की पड़ेगी, वो मेरे लिए क्या कहलाएगी, करंट कॉस्ट कहला रही हो। क्लियर टू एवरीवन। चलें जी, हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर में, जो प्रॉब्लमेटिक है वो है, हमने कंसेप्ट पढ़ना है कैपिटल और कैपिटल मेंटेनेंस का, क्या होता है और क्या नहीं होता, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस आउट जो है वो कर रहे होंगे। सवाल ये नहीं है कितना कमाया, सवाल ये नहीं है कितना कमाया, रियल क्वेश्चन है क्या कमाने के बाद भी क्या हम उतना कमाने के काबिल बचे हैं, ये भी सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये नहीं है कि हम कितना कमा रहे हैं, सवाल ये है कि कमाने के बाद भी हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम अगले साल भी इतना ही कमा पाएँगे? दिस इज़ द रियल क्वेश्चन जिसका हमने क्या करना है, जवाब तलाश करना है, और ये है कैपिटल मेंटेनेंस के ऊपर। अब इसको हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कैपिटल? कैपिटल मेंटेनेंस क्या होती है? इसमें प्रॉफ़िट का कांसेप्ट क्या है? इसमें फाइनेंशियल क कैपिटल मेंटेनेंस क्या होती है? इसको ज़रा डिस्कस करना है, और ध्यान से फ़ोकस होकर सुनिएगा। 15-20 मिनट की डिस्कशन है, बट ये बड़ी फ्रूटफुल है। आपको समझ आ गई, ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। हम बात करते हैं कैपिटल क्या है, तो मैं आपको कैपिटल अभी कंपनी के हाथ पे नहीं, मैं आपको एक इंडिविजुअल लेवल पे लेके आता हूँ। हमने पढ़ा था कैपिटल क्या होता है, कैपिटल का मतलब है कि जो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। हम यही पढ़ के आए हैं, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इज बेसिकली जो ओनर ने इन्वेस्ट किया है उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, कैपिटल है। हम ये पढ़ा हुआ है, और हम ये भी पढ़ के आए हैं कि ओनर कैपिटल जो लेके आएगा वो दो तरह का, ओनर कैन ब्रिंग द कैश, ओनर कैन ब्रिंग द एसेट्स, जो है वो फिजिकल फॉर्म में भी कैपिटल ला सकता है, वो कैश की फॉर्म में भी ले सकता है। तो हमने प्रॉफिट को समझने से पहले हमने कैपिटल को समझना है कि व्हाट इज कैपिटल। तो कैपिटल का सिंपल सा मतलब जो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि जो ओनर्स ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव हैं, दो व्यूज हैं, एक है फाइनेंशियल कंसेप्ट ऑफ कैपिटल, एक है फिजिकल कंसेप्ट ऑफ कैपिटल। फाइनेंशियल कंसेप्ट और फिजिकल कंसेप्ट उसको हमने क्या करना है, यहाँ पर देखना है।
फाइनेंशियल कंसेप्ट का मतलब क्या है कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया, उसमें कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आया, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इम्पैक्ट। क्योंकि फॉर्मूला वही था, आपको अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, एसेट इज़ इक्वल टू इक्विटी माइनस लायबिलिटी, इक्विटी इज़ इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट इंक्रीज़, इक्विटी डिक्रीज़, लायबिलिटी डिक्रीज़ एंड इसका वाइस वर्सा जो है वो रिलेशन होगा। अब बिज़नेस के अगर 10 मिलियन के एसेट्स हैं, 4 मिलियन की लायबिलिटीज़ है, हम कह देंगे कैपिटल कितना है इसका, 6 मिलियन का। इसका मतलब हमने 6 मिलियन जो है वो बिज़नेस में लगाया हुआ है। दैट इज़ सेड टू बी फाइनेंशियल कंसेप्ट ऑफ कैपिटल। अगर इसमें प्रॉफिट वगैरह आएगा वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ड्राइंग्स होगी हम उसमें से लेस करवाएँगे। तो जो पैसे का आमद है, पैसे की आनियाँ-जानियाँ हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम यहाँ में एडजस्ट कर रहे हैं। फिज़िकल कंसेप्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना है, इसको ज़रा आपने समझना है। फिजिकल कंसेप्ट का मतलब है कि ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, नॉट मनी। क्या? ऑपरेटिंग कैपेसिटी, क्या हम आज भी उतना काम कर सकेंगे जितना पहले कर रहे थे? एक फॉर एग्जांपल, एक नई फैक्ट्री बनती है, नई फैक्ट्री में 10,000 यूनिट्स पर मंथ बन रहे हैं। इसका मतलब हमारी फिजिकल कैपिटल जो है, मतलब एबिलिटी टू प्रोड्यूस, एबिलिटी टू प्रोडक्शन है, वो 10,000 यूनिट्स की है। मुझे एक चीज़ सोच समझ के जवाब दीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों के घर के ही हालात होते हैं, जब आपके घरों में एक नई वॉशिंग मशीन आती है, पहले साल उसकी एफिशिएंसी, 1 साल के बाद उसकी एफिशिएंसी और 5 साल के बाद उसकी एफिशिएंसी सेम रहती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ नहीं होती। डिक्रीज़ होती है ना, मतलब नई मशीन बड़ा इफेक्टिव काम करेगी, अच्छे कपड़े धोएगी, एक टाइमर में कपड़े साफ कर देगी। पुरानी होगी तो उसको 2-2 3-3 सर्कल्स देने पड़ेंगे, ऐसा है कि नहीं? तो अगर एक आपके घर की वॉशिंग मशीन की ये लाइफ कैपेसिटी है, तो जो एक बड़ा प्लांट लगा है, बड़ी मशीनरी लगी है, क्या उसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या प्रोडक्शन डिक्रीज़ नहीं होगी? तो सवाल ये है कि आज मेरी फैक्ट्री 10,000 यूनिट्स बना रही है, क्या अगले साल भी वो 10,000 यूनिट्स बना पाएगी? तो इसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल कंसेप्ट ऑफ कैपिटल। क्या कहेंगे? फिजिकल कंसेप्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कह रहे होंगे। जो मैन्युफैक्चरर है ना, जो मालिक है, उसका सिर्फ कंसर्न पैसे से नहीं है कि हाँ भाई 10 करोड़ आ गया। उसका कंसर्न इससे भी है कि इस साल 10 करोड़ कमा लिया है, कि अगले साल 10 करोड़ में कमा पाऊंगा? क्या मैं इतनी चीजें बना पाऊंगा? क्या मैं इतनी चीजें बेच पाऊंगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम तो, आपको लग रहा है बड़ा फैंसी सा वर्ड है, आपके देहातों में जो इवन तंदूर वाला बंदा बैठा है, उसको कभी भी फिजिकल कंसेप्ट ऑफ कैपिटल किसी बंदे ने नहीं पढ़ाया होगा, बट वो भी इसके ऊपर अमल करता है। आपने देखा है कि हर साल में एक तंदूर जो है वो चल रहा होता है, वर्किंग कर रहा होता है, लेकिन आप देखते हैं हर साल गर्मियों में या सर्दियों में या बारिशों के मौसम में वो क्या करते हैं, वो अपने तंदूर को रेनोवेट नहीं कर रहे होते, उसको दोबारा उसकी वो लेयरिंग करते हैं कि नहीं करते? वो क्यों करते हैं? पागल है? उनके पास ज़्यादा पैसा होता है? द आंसर इज़ नो। भाई, पैसा तो वो कमा रहे थे। अब उनका तंदूर मिट्टी वाला है, वो जल-जल के उसकी मिट्टी में क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए हैं। अब वो क्रैक्स पड़ने की वजह से अगर वो 100 रोटियाँ एक वक़्त पे लगा रहे थे, अब रोटियों की ग्रिप उतनी नहीं हो पा रही, तो वो एक वक़्त में 80 रोटियाँ बना रहे हैं, तो उनकी जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है वो नीचे आ गई हुई है। तो वो उसको मेंटेन करने के लिए हर साल क्या कर रहे हैं, 2 साल या डेढ़ साल या बारिशों में खास तौर के ऊपर वो क्या करते हैं, अपने तंदूर को रेनोवेट करते हैं, उसकी दोबारा लेयरिंग करते हैं, मिट्टी ठीक करते हैं ताकि वो हो जाए। क्या आप सबने ये देखा हुआ है? आपके जहाँ पे घर है तंदूरा के, वहाँ पे इस तरह की ऑपरेशन होती है कि नहीं होती? तो सर, उस जो तंदूर पे बंदा बैठा हुआ है, उसको किसने समझाया? वो तो सीए में नहीं आया, बट उसको भी पता है कि ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वो रोज़ की सेल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस तंदूर की वो कैपेसिटी भी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप रोज़ की इतनी रोटियाँ जो है वो क्या कर रहे हैं, पका रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक बेकरी में ओवन है, वो ओवन जो है वो स्टार्टिंग पे 1000 केक बना रहा है, तो 1 साल के बाद भी उसको 1000 केक ही बनाने हैं, 2 साल के बाद भी उसको 1000 केक ही बनाने हैं। अगर उसके 1000 केक से कम होके 800 आ जाए, तो उसका मतलब ये नहीं कहेगा कि पैसे में रहना शुरू हो गए। सर, उसके पैसे तो आना शुरू हो गए हैं, उसका फिजिकल कैपिटल जो है वो मेंटेन नहीं है। अब वो अगले साल जो है वो 1000 केक नहीं बना पाएगा, वो 1000 केक नहीं बेच पाएगा। तो जहां पैसे आना इंपॉर्टेंट है, वहां पे फिजिकल कैपिटल की मेंटेनेंस भी बड़ी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। और कुछ समझ आई आपको इस कि नहीं आई? उसके बाद ना हम डिस्कस करते हैं प्रॉफिट कंसेप्ट को। ये क्या है हमारा? बिकॉज हमें तो प्रॉफिट यही हम लोग पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट होता है। लेकिन करेक्ट है, कंप्लीट नहीं है। करेक्ट तो है, लेकिन ये हमारा कंप्लीट नहीं है। क्यों? सवाल ये है कि ये प्रॉफिट कैपिटल मेंटेन करने के बाद है। सवाल ये है, क्या ये प्रॉफिट कैपिटल मेंटेन करने के बाद है या नहीं, इसको देखना है। बिकॉज व्हाट इज प्रॉफिट? इंक्रीज इन इक्विटी माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस,
प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट। मतलब कितना आपकी इक्विटी में इजाफा हुआ, उस पर जो हम नया कैपिटल लेके आए वो लेस करवा दिया, जो हमने प्रॉफिट तकसीम करना था वो करने के बाद जो बच गया वो हमारे पास क्या बनता है, प्रॉफिट बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ओपनिंग इक्विटी जो है वो 10 मिलियन थी, क्लोजिंग इक्विटी कितनी 14 मिलियन की, ऑनर लेके आए 2 मिलियन, डिविडेंड दिया कितना 1 मिलियन का, तो 14 माइनस 10 माइनस 2 जमा 1, आपके पास क्या जवाब आएगा, 3 मिलियन का आपने क्या किया है, और प्रॉफिट जो है वो कमाया है। अब यहाँ पे मेंटेनिंग कैपिटल की बात हुई थी, तो कैपिटल मेंटेनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। बिकॉज एवरी इंक्रीज इन प्रॉफिट इज नॉट इंक्रीज इन वेल्थ, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक सीजन है स्वीट्स देखिएगा, उसमें आपको समझ आएगी ये क्या बात है। आपने एक लैंड लिया 5 मिलियन का, साल के बाद उसकी वैल्यू हो गई 8 मिलियन की, क्या ये 3 मिलियन प्रॉफिट हुआ, आप कहते हैं नहीं। नहीं, क्यों, ये डिपेंड करेगा आपके कैपिटल कंसेप्ट के ऊपर। आपको इनफ्लो हुआ है, बेचोगे तो प्रॉफिट है, बैठे बैठे वैल्यू बढ़ गई तो वो क्या होगा, हमारे लिए प्रॉफिट कंसिडर हो रहा होगा। ये चीज़ आपने क्या रखनी है, याद रखनी होती है। उसके बाद है जो इससे के साथ कंसर्निंग रिलेटेड चीज़ है ना सबसे ज़्यादा, वो है हमारे पास फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। क्या है हमारे पास सबसे ज़्यादा कंसर्निंग चीज़, दैट इज़ फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। जब हम फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें आएंगी, मनी टर्म्स और रियल टर्म्स। मनी टर्म्स और हमारे पास क्या आएंगी, रियल टर्म्स। मनी टर्म्स और रियल टर्म्स को ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं क्या है। जो रियल टर्म है ना वो हमें बताता है कि आपकी हकीकत में परचेजिंग पावर कितनी है उसकी, और जो मनी टर्म है वो बताती है कि प्रॉफिट उस वक्त हुआ जब हमारे क्लोजिंग एसेट्स जो हैं वो बढ़ गए। तो एक है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, एक है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, बट द फर्स्ट वन इज अंडर द मनी टर्म्स, द सेकंड वन इज अंडर द रियल टर्म्स। क्या मतलब, इसको देखते हैं। जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग है जो हम पढ़ के आए हैं, ओपनिंग कैपिटल 10,000 का, क्लोजिंग 14 का, हमने कह दिया प्रॉफिट हुआ 4,000 का। लेकिन साल के शुरू में और साल के एंड में महंगाई भी हुई है, इसमें इन्फ्लेशन जो है वो इग्नोर हुई है। इसमें क्या हुई है, इन्फ्लेशन जो है वो इग्नोर हुई है। अब जरा सोचें, साल का शुरू था, 10,000 में हम 100 यूनिट्स खरीद सके थे, अब 10,000 में सिर्फ हम 90 यूनिट्स खरीद पा रहे हैं। पैसा तो सेम है, पैसा तो सेम है, लेकिन परचेजिंग पावर कम हो गया, क्यों, बिकॉज जो हमारी इन्फ्लेशन है, महंगाई जो है वो इंक्रीज हुई है। तो इस केस में जो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस है, हमने इसको क्या कहते हैं, मॉडिफाई करना है, किससे, इन्फ्लेशन के इफेक्ट से। इससे हमने लेके चलना है, हमने इसको इन्फ्लेशन के इफेक्ट से मॉडिफाई करना है। हमने इन्फ्लेशन का एलिमेंट निकाल के बताना है कि भाई हमने कितना कमाया, क्योंकि साल के शुरू में 10,000 की 10 चीज़ें थी, अब 10,000 की 90 चीज़ें आ रही हैं, तो अब तो हम कम खरीद पा रहे हैं, महंगाई की वजह से हमारी परचेसिंग पावर डूब गई है, तो वो एडजस्ट करके बताएंगे। तो सिंपल, बिफोर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट इज मनी टर्म्स, आफ्टर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट इज रियल टर्म, के आज हमारे पैसे की कीमत क्या है, वक़्त क्या है, वो देखेंगे कि रियल। अब ओपनिंग कैपिटल था 10,000 का, इन्फ्लेशन कितनी 5%, क्लोजिंग कैपिटल जो है वो कितना है, अगर इक्विटी हमारी 14,000 है तो हमारे पास कितना हुआ, 10,500 जो है वो आएगा क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि हमने इसमें 500 इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाला है, तो प्रॉफिट हमारे पास कितना हुआ, 3500 जो है वो आएगा। क्या होगा, 3500 आएगा, बिकॉज हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको इन्फ्लेशन से इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, विद इन्फ्लेशन, जहाँ पे आपके पास इन्फ्लेशन आएगी, इन्फ्लेशन शोज द रियल मनी, इन्फ्लेशन शो द रियल मनी। 2026 जनवरी का 1 लाख रुपया और 2026 दिसंबर में 1 लाख रुपया, ये कभी भी बराबर नहीं होंगे, ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। माइट भी इस 1 लाख में आईफोन आ जाए, लेकिन यहाँ पे ना आए, पैसे ने वैल्यू गिरा दी, तो हम क्या करेंगे, हम इसको फिर इन्फ्लेशन से इम्पेक्ट करके बताएंगे कि भाई क्लोजिंग 1 लाख जो है वो इसके बराबर है। तो इसके लिए वो आप लोगों ने पीवी का कंसेप्ट पढ़ा होता है कि आप क्या करते हैं, 1 × 1 + r⁻n से मल्टीप्लाई करते हैं, और डिस्काउंट करके आप उसका इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है उसको मिनिमाइज कर रहे होते हैं। तो रियल मनी टर्म्स इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट के बाद, और मनी टर्म्स क्या होते हैं जिसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो नहीं ले रहे होते। तो इस चीज़ को आपने कंसिडर आउट करना होता है। तो व्हाट इज़ फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, कि क्या हम उस लेवल पे हैं या नहीं। एग्जांपल, एक मशीन की कॉस्ट 10 मिलियन की है और आफ्टर रिप्लेसमेंट इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके 12 मिलियन की है, तो अगर आपकी आज ये मशीन ख़राब हो जाए तो आपको इस तरह की मशीन लेने के लिए 12 मिलियन चाहिए। तो दैट इज़ द फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, कि आज की चीज़ 12 में आएगी, ये चीज़ है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। तो सिंपल, ये टेबल याद रखना है,
फाइनेंशियल मनी टर्म्स सेम अमाउंट ऑफ मनी, पोटेंशियल रियल टर्म सेम परचेसिंग पावर, और फिजिकल सेम ऑपरेटिंग कैपेसिटी कि हम इतने के ऊपर ही क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल है कि अज्यूम करें कि आपने एक रेस्टोरेंट ओपन किया, ओपनिंग में आपके पास एक इक्विपमेंट था 10 लाख का, 3 लाख प्रॉफिट कमाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड दे देते हैं, अगले साल नया इक्विपमेंट लेके आते हैं और वो मिलता है 1.3 मिलियन का, और प्राइसेस आपकी इंक्रीज हो गई हैं। क्या आप अपना इक्विपमेंट रिप्लेस कर पाएंगे? द आंसर इज नहीं। क्यों भाई? 1 लाख 10 लाख लिया था, 3 लाख बांट दिया, अब नया लेने गए हैं, 13 लाख का आ रहा था, पैसे नहीं हमारे पास। तो हमने प्रॉफिट तो कमाया, लेकिन हमारा कैपिटल जो है वो मेंटेन नहीं हुआ। तो हम कहेंगे नहीं यार, अब हमारा जो है इसको नहीं ले पाएंगे, तो हमने इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो इसमें अकाउंट फॉर नहीं किया। तो याद रखिएगा कि हर मुनाफा इज नॉट अ प्रॉफिट। आपने क्या करना है, उसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो लेके आना है, और आपने देखना है कि जितने का मुनाफा हुआ है, जितने का प्रॉफिट आया है, क्या उतने से हमारे एसेट्स में भी इजाफा हुआ है? द आंसर इज नो, द आंसर इज यस। तो इसका आपने देखना है कि जो हम कमा रहे हैं उसका रियल में इजाफा कितना आ रहा है, वो रियल में कमाई कितनी है, कितना हमारा कैपिटल मेंटेन हुआ, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हैं, कितनी ऑनर्स के पैसे हैं, ये सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना होगा, यहाँ पर देखना होता है। तो प्रॉफिट इनफ्लो नहीं है, वेल्थ, वो कहते हैं ना दौलत देखनी चाहिए, वेल्थ। तो वेल्थ देखें, वेल्थ में इंक्रीज है कि नहीं, तो वेल्थ इज इक्वल टू मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल। इसलिए कहते हैं, आप लोगों को शायद लगता हो कि गुज्जर जो है वो गरीब होते हैं, लेकिन गुज्जर जो है वो बहुत ज़्यादा वेल्दी होते हैं, बिकॉज उनकी भैंस जो है वो अप्रिशिएट हो रही होती है। तो वेल्थ, वेल्थ पे काम करना चाहिए, ना कि प्रॉफिट्स के ऊपर जो है वो क्या करना है, काम करना होता है। समझ लगी? वेल्दी बनने भैंसें खरीदनी है, उसके ऊपर फिर IS 41 लगाना है। ओके, उसके बाद है द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज़ लाइक वेरी रिमोट, बिकॉज हमारे लिए सारा कुछ ऊपर ही आना था, जो पेपर में आ गया है कि ये हम स्टैंडर्ड को डेवलप कैसे करते हैं, इस चीज़ के बारे में हमने देखना है कि अगर अभी IFRS 19 आ जाएगा, 21 आ जाए, 23 आ जाए, अभी तो IFRS 23 रिप्लेस कर दें, तो कैसे IFRS स्टैंडर्ड जो है वो बनते हैं। ये नहीं कि सोए हुए सुबह उठे नहीं आप डालो स्टैंडर्ड, ऐसे नहीं होगा, एक प्रॉपर हमारा प्रोसीजर है, बिकॉज IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, रेगुलेशंस है, एक ग्लोबल अकाउंटिंग बॉडी है जो पूरी दुनिया की कंपनीज को एक लैंग्वेज पे लेके आई है। तो फिर एक इसका स्टैंडर्ड मैकेनिज्म होगा जिसके मुताबिक क्या होगा, हम इसको लेकर चल रहे होंगे। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्यों चाहिए, ये तो हम सारा पढ़ के आगे कि हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसलिए चाहिए कि हम वेरियस कंपनीज को एक ही पैराए में लेके आ ले, ताकि इन्वेस्टर जो है वो क्या कर सके, उसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो ईजी हो जाए। अब एक कंपनी है वो अपना रेवेन्यू कहती है 100 मिलियन का, दूसरी कंपनी कहती है 150 मिलियन का, अब इन्वेस्टर किस पे जाएगा? 150 वाली पे। क्यों? बिकॉज दोनों के अपने रूल्स हैं। अगर दोनों को स्टैंडर्डाइज किया जाए और दोनों को स्टैंडर्डाइज करके प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए, माइट भी इनका प्रॉफिट डिफरेंट आ रहे हो, तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे। तो इसलिए अकाउंटिंग को क्या चाहिए? रूल्स। तो रूल्स कैसे आएंगे? बाई एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेबिलिटी। इन्वेस्टर के प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? रूल्स चाहिए होते हैं। फिर हमारे पास IFRS फाउंडेशन है, इसमें दो चीज़ें आएंगी। IFRS की बात करें तो दो बॉडी हैं, एक है IASB, दूसरी ISB। IFRS फाउंडेशन का है पेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करेगी? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को राइट नहीं करती डायरेक्टली, बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करती है कि आप हमारे लिए स्टैंडर्ड जो बना कर दें। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टैंडर्ड को बनाना, ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करना, कंपेरेबिलिटी को लेकर आना, कैपिटल मार्केट को क्या करना, सपोर्ट करना। अब इसके साथ आपका IASB है, ISSB नहीं है, IASB है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसका काम है क्या? स्टैंडर्ड्स को बनाना, और जो SMEs हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उनके लिए भी क्या करना, IFRS जो है बनाना। तो ISB पार्लियामेंट है, जहाँ सारे क्या होंगे, कानून जो है वो पास हो रहे होंगे। ठीक है? तो ISB जो है वो क्या करेगा, स्टैंडर्ड्स को बनाएगा, और फिर हर कंट्री जो है वो उनको ऑप्ट करेंगे थ्रू रेगुलेटर से। पाकिस्तान में ICAP है, इंडिया में ICAI है, न्यूजीलैंड में ICANZ है, इंग्लैंड में ICAEW। फिर ये रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इन स्टैंडर्ड को रेगुलेट करवाते हैं, और स्टैंडर्ड के ऊपर क्या करते हैं, लेके आ रहे होते हैं। तो रिमेंबर, IFRS फाउंडेशन, ISSB, और हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास IFRS आ रहा होगा। तो देखो होगा आपके पास ISSB, दैट इज इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड। ये 2021 में क्रिएट हुआ, और इसका पर्पस क्या है, सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके ऊपर काम करना, बिकॉज दुनिया बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, बहुत रैपिडली काम कर रही है, एंड दे आर वर्किंग ऑन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। बिकॉज
पैसे कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसों के साथ एनवायरनमेंट कुछ लाना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो सस्टेनेबिलिटी है उस पे भी हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इसका मेन फोकस है ईएसजी रिपोर्टिंग के ऊपर, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। आप सीफएफसी जाके इसको डिस्कस भी कर रहे होंगे। बिकॉज़ अब इन्वेस्टर का सिर्फ ये नहीं है कि हमने कितना कमाया, उसका ये है कि भाई हम जो कमा रहे हैं क्या सस्टेनेबिलिटी भी है? हम पानी गंदा कर रहे हैं, माहौल गंदा कर रहे हैं, आज प्रॉफिट कमा लो, कल को दुनिया तबाह हो जाए तो कहाँ जाएँगे? तो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, बिकॉज़ इन्वेस्टर का इसमें बहुत ताल्लुक है कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आप पानी तो नहीं गंदा कर रहे, एनवायरनमेंट तो कंटामिनेट नहीं कर रहे, आपकी वजह से सैलाब, ज़लज़ले आना शुरू हो गए हैं। तो इस चीज़ को भी प्रॉफिट के साथ-साथ ये चीज़ भी आपने रिपोर्ट करनी है। इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, आईएसएसबी जो है वो आ रहा होगा। ठीक है जी? उसके बाद है आपकी आईएफआरएस की एडवाइजरी काउंसिल। ये एडवाइजरी ग्रुप होता है। ये फीडबैक देगा आईएएसबी के मेंबर्स को और आईएसएसबी के मेंबर्स को, जिसमें रिप्रेजेंट होंगे इन्वेस्टर्स, बिजनेसेस, रेगुलेटर और अदर स्टेक होल्डर जो हैं वो इनको फीडबैक दिया करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यू लीज रूल्स लेके आने हैं तो वो उनसे पहले वो इनको देगा, उनसे पूछेगा, फीडबैक लेगा कि कंपनीज को इस पे क्या-क्या इश्यू फेस होंगे। तो फिर है फॉर एग्जांपल अभी एआई दुनिया में आ गया है। अभी एआई के ऊपर स्टैंडर्ड्स डेवलप नहीं हुए। आप उनको आईएएस 38 में लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट थिंग। वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट थिंग। तो उसके लिए अगर डेवलपमेंट है, कोई स्टैंडर्ड बनता है, तो वो पहले इनसे पूछा जाएगा, जो इनकी एडवाइजरी काउंसिल होगी। उसके बाद फिर जाके वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद है इफ्रिक, आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमेटी। आप जाके अपने इफ्रिक के भी पढ़ेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ आईएएसबी स्टैंडर्ड बनाता है, इफ्रिक उसकी इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन देता है। जैसे आईएएस ने कहा दिया कि जी क्वालिफाइंग एसेट्स में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज़ कर लो। कैसे करनी है ये बताएगा। आईएफआरएस 15 रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, किस इंडस्ट्री में कैसे रिकॉर्ड होना है ये बताएगा। डिसमेंटलिंग कॉस्ट बना लो प्रोविजन। एक फ्रिक वन ने बताया कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट को किस तरह से आपने अपने प्रोविजन में लेकर चलना है। तो ये आपकी इंटरप्रिटेशन कमेटी जो है वो होती है। तो इस तरह से आपके स्टैंडर्ड डेवलप होंगे। आईडीईएफ याद रखना आपने क्या, आईडीईएफ सबसे पहले आइडेंटिफाई द इशू, कि इशू है क्या। एआई आ गया, न्यू टेक्नोलॉजी, एआई एम्प्लॉयज आ रहे हैं, कैसे रिकॉर्ड करना है, इंटेंजिबल है कि नहीं। तो ये एक नई प्रॉब्लम लेके आओ। उसके बाद डिस्कशन होगी, ओपिनियंस होंगी, वो अपना पेपर जो है पब्लिश करेगा आईएसबी। फिर उसका प्रपोज स्टैंडर्ड आएगा, पब्लिक कमेंट करेगी। उसमें ओपन होंगे एवरी बोर्ड, एवरी कंट्री के मेंबर्स जो कमेंट करेंगे। आफ्टर रिव्यूइंग सब कुछ वो क्या करेगा, वो फिर अपना स्टैंडर्ड जो है वो पब्लिश कर देगा। जैसे अभी किसके ऊपर सवाल है, अबाउट द एआई। किसके ऊपर सवाल है, क्रिप्टो पे। बिकॉज व्हाट इज क्रिप्टो, इज इट कैश, लेकिन नहीं। इन्वेंट्री नहीं। फाइनेंशियल एसेट नहीं। तो कन्फ्यूजन है, आंसर क्लियर नहीं है। तो इसके ऊपर अब क्या होगा, स्टैंडर्ड जो है वो बनेगा और इस पे हम बात लेके चल रहे हैं। तो ये चीज़ है आपकी जो आपने याद रखनी है। जो इसमें अगर एमसीक्यूज आएगा तो हु इशू आईएफआरएस, आईएसबी। हु कंट्रोल आईएसबी, आईएफआरएस फाउंडेशन। हु हैंडल्स सस्टेनेबिलिटी, आईएसएसबी। हु गिव्स इंटरप्रिटेशन, आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमेटी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है जी। इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। आई गेस दिस इज़ नॉट द डिफ़िकल्ट चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था। हमने बस डिस्कस किया है कि हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है क्या और क्या नहीं है। अगर आपने इनको सिर्फ तवज्जो से सुना है, दैट इज़ इनफ फॉर यू, बिकॉज़ इसमें एमसीक्यूज़ वगैरह ही आने हैं। मैंने आपको सारी वो बातें बता दी हैं, सारी वो बातें समझा दी हैं, व्हिच इज़ इनफ। आप इस एक दफ़ा सुन लें, ये जो नोट्स हैं इनसे रीड आउट कर लीजिएगा। यू विल सिक्योर द मार्क्स ईज़िली। ओके? So this is the only theoretical chapter of your syllabus.